और खबरों को विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज केली बंगले पर जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। करीब 1 घंटे से ज्यादा चले इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। केली बंगले के बाहर आकर सीएम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने लालू से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर उचित प्लेटफॉर्म पर ही बात होगी और जो लोग इसके लिए अधिकृत किए गए हैं उन्हीं लोगों के साथ बातचीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है और उसे उचित जगह पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एक सवाल पर सीता सोरेन के मामले में उन्होंने कहा कि यह जगह इस मामले में जवाब देने का सही नहीं है। वहीं न्यूज 18 ने सीएम से केली बंगले में एक राजद नेता की लालू प्रसाद से मुलाकात के दावे पर सवाल किया। सीएम ने कहा कि इस मामले की उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं है, लिहाजा वह इस पर कुछ नहीं बता सकते। इनके लोग अधिकृत हैं पहले से और राजनीतिक बातें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग करेंगे और बिहार में हम लोग साथ चुनाव लड़े, इसकी प्रारूप की तैयारी हो रही है। अब ये आपकी बात हुई, हमारी संज्ञान में ऐसी कोई बातें नहीं आई है। इस वजह से आपके इस विषय को आधिकारिक रूप से मैं नहीं उसमें जवाब देने के लिए सक्षम हूं और इसको जब तक हम लोग नहीं देख पाए, नहीं देखें या सही तरीके से, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था के तहत लोग जाते हैं उसी व्यवस्था के तहत ही अंदर बाहर होते हैं। उधर राज्यसभा के उपसभापति पद के विपक्ष के उम्मीदवार सांसद मनोज झा आज लालू प्रसाद से मिलने के लिए बंगले पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के बाद बाहर निकले मनोज झा ने मीडिया से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय वह कुछ भी बताने की मानसिक स्थिति में नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर देवघर से है। देवघर एयरपोर्ट से नवंबर से विमान शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट निर्माण का जायजा लेने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह दावा किया। एयरपोर्ट के निर्माण का जायजा लेने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा केंद्रीय मंत्री को देवघर एयरपोर्ट निर्माण कार्य पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नवंबर से कुछ उड़ानें शुरू होगी, जबकि एयरलाइंस कंपनियों से बात कर दिसंबर तक बाकी उड़ानें शुरू कर दिए जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हवाई अड्डा परिसर में पौधे भी लगाए। जरूरी काम है, उसको करने के बाद नवंबर के पहले हफ्ते से सप्ताह से कुछ फ्लाइट शुरू हो जाए और ये टर्मिनल बिल्डिंग तो बन ही रही है, वो दिसंबर के आखिर तक वो पूरी हो जाएगा और कुछ और भी काम है हमारा, वो सब उसके हम टाइमलाइंस जो है अगले हफ्ते के में दिल्ली में सचिव और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी अध्यक्ष वो मीटिंग करके हम उनको अनाउंस कर देंगे। पर ओवरऑल ये है कि नवंबर के पहले हफ्ते से कुछ फ्लाइट्स यहाँ से शुरू हो जाएंगी। यदि कोविड नहीं होता तो मैं आपको ये कह सकता था दावे के साथ कि सितंबर अक्टूबर में जो है ये चालू हो जाता, लेकिन अभी भी मात्र 1-1.5 महीने का ही डिले हो पाया कोविड के कारण। ये खुद से विजिट करने के लिए आए हैं, तो नवंबर पहले सप्ताह में जब हो जाएगा तो आप इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा वरदान होगा आप खुद से अनुभव कर सकते हैं। 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ। उधर राज्य के 12 जिलों से रांची पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की डीआईजी से बातचीत में बात नहीं बनी। हालांकि पुलिसकर्मियों के कार्य विस्तार को लेकर सहमति जरूर बनी, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का घेराव करने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मोहराबादी मैदान में ही रोक दिया गया, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों के 15 सदस्यीय टीम को वार्ता के लिए एसएसपी कार्यालय ले जाया गया। इस दौरान डीआईजी और रांची एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सहायक पुलिसकर्मियों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उनकी जो मांग है उनके बारे में हम लोगों ने सुना है और उनकी 2 तरह की मांगे हैं। मुख्य रूप से कुछ मांगे जो हैं वो विचारणीय है, क्योंकि कल्याण से संबंधित मांगें हैं, उस पर हम लोग निश्चित रूप से उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कुछ अन्य मांगे हैं जो पॉलिसी लेवल के मांगे हैं, तो हम लोगों ने उनको ये कमिट किया है कि जो आपके पॉलिसी से संबंधित मांग है उनको जो उचित प्राधिकार है वहाँ तक उसको हम लोग पहुँचाएंगे ताकि उनके द्वारा इस पर विचार किया जा सके। हम लोग मुख्यमंत्री साहब से अपनी बातों को अवगत कराएंगे, उनके पास हम लोग अपना दुख कष्ट
क्योंकि इस महंगाई के दौर में 10,000 में आप लोग खुद जान रहे हैं कि रांची ऐसा शहर में, धनबाद ऐसा शहर में 10,000 में जीवन बसर करना कितना कष्टमय हो गया। आप लोग इस चीज से रूबरू हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए हुए थे। अभी रहिएगा। हम लोग यहाँ पर जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उधर कोरोना संकट के बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसा शिक्षकों, पारा शिक्षकों और टेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दी गई है। वहीं पारा शिक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लिए जा सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और विभागीय सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और पारा शिक्षकों पर लिए गए फैसले की कांग्रेस ने सराहना की है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पारा शिक्षकों को स्थायी करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और उनके खिलाफ किए गए केस को भी वापस लिया जाएगा। वहीं जेटेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनाने पर सरकार गंभीर है। वायदा किया था, पारा शिक्षकों से शिक्षकों को नौकरी देने की बात कही थी और उस क्रम में अब ये प्रतीत होता है कि जो शिक्षकों पर मुकदमा किए गए थे, पारा शिक्षकों पर, उनको भी वापस लेना चाहिए। हम लगातार कह रहे थे, सरकार में अपनी बातें रख रहे थे और हम लोग संजीदा हैं पूरी सरकार की पारा शिक्षकों का मुकदमा वापस हो। साथ ही साथ जो टेट परीक्षा दे करके पास हुए अभ्यर्थी हैं उनको पिछले 5 वर्षों में सरकार ने नौकरी देने का काम नहीं किया। ऐसे में उनकी अवधि समाप्त हो रही थी, तो उनको 2 वर्ष बढ़ा करके जो हम लोग संभव होगा उन सभी लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड में राज्य पिछड़ा आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार से पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 36% करने की अनुशंसा की है। आयोग के मुताबिक राज्य में पिछड़ी जाति ओबीसी कुल आबादी का 56% है। ऐसे में वर्तमान आरक्षण काफी कम है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने की मांग कई संगठन कर रहे थे और यहां सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों की संख्या भी कम है। ऐसे में सरकार चाहे तो आरक्षण बढ़ा सकती है। में पिछड़े वर्गों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। 56% हैं तो उनको होना चाहिए कम से कम 30-40% भी उन लोग नौकरी में रहे। तो नहीं है, हार्डली 10-12% हैं और उसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन उन लोगों को कम मिल रहा है, 14%। तो हम लोग रिकमेंड किए। उधर जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट का मामला लगातार सामने आ रहा है। पूरे जिले में अब तक 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जबकि 250 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में अब सघन जांच अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर भी विशेष जोर दे रही है। उनके लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है जब वैश्विक महामारी में लोग परेशान हैं कि प्रतिदिन इतने लोगों की संक्रमण से खबर आ रही है, मौत से लेकर के संक्रमण होने की। अब ऐसा है कि कल भी चला था और आज भी 17 जगह कैंपेन। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है कि हर जगह इस तरह का प्रक्रिया चालू करने से आदमी को जागरूकता हो रही है और आदमी अपना स्वेच्छा से इसको टेस्ट करवा ले रहा है। अब आदमी को पता चल रहा है कि उसका निगेटिव है तो उसके मन में एक अलग से खुशी आ रही है। अच्छा लग रहा है, ये हम भी देखना चाह रहे हैं कि ये फ्री में जो सरकार करवा रही है कि इसके बाद मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव बता रहे, डायरेक्ट बताए कि नेगेटिव है। अच्छा लग रहा है, एक तरह संतुष्टि मिला। रिम्स में निजी पैथ लैब एजेंसी को 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। निजी पैथ लैब एजेंसी मेडाल को तय नियम को ताक पर रखकर भुगतान करने के आरोपों पर स्वास्थ्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। नियम को ताक पर रखकर रिम्स प्रबंधन द्वारा निजी जांच एजेंसी मेडॉल को 30 करोड़ रुपए भुगतान के मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आरोप यह है कि मेडॉल में पीपीपी मोड पर खोले गए मेडॉल को 30 करोड़ की राशि बिना विशेष ऑडिट के
निर्गत कर दिए गए, जबकि सरकार ने नियम बनाया था कि रिम्स में जिस तरह की जो शिकायतें मिली है उसके बाद मेडोल को जो भी राशि का भुगतान किया जाएगा उससे पहले एक विशेष ऑडिट करवाई जाएगी। लेकिन रिम्स प्रबंधन ने इसे न मानते हुए 30 करोड़ की राशि निर्गत कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब विशेष जांच होगी तो ये जो फर्जी बिल निकासी का मामला है वह क्या रूप लेता है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। अगली खबर बोकारो से है। बोकारो के चास में बने प्राप्ति स्टेट के एक घर में लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। घर का मालिक विदेश में रहता है, यहां उनकी मां रहती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण चेन्नई में अपनी बेटी के घर में फंसी थी। इसी बीच जब रिश्तेदार घर पर पहुंचे तो दरवाजा खुला पाया, घर के सामान बिखरे मिले, साथ ही 2 कमरों में रखे अलमारी भी टूटा था। परिजनों की माने तो टीवी, इन्वर्टर समेत करीब 8 लाख के सामान की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर का बैटरी नहीं है और कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट के बारे में 7-8 लाख अप्रॉक्स, मतलब क्या एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऑर्नामेंट मिसिंग है या ज्वेलरी जो भी कह सकते हैं। कैश भी नहीं। कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार आज धनबाद जंक्शन से ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। धनबाद रेल मंडल ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। रात 9:15 पर गंगा सतलज फिरोजपुर एक्सप्रेस यहां से खुलेगी, जिसकी टिकट की बुकिंग 10 सितंबर से ही जारी है। वहीं 20 सितंबर तक के लिए ट्रेन में सीट फुल हो चुकी है। ट्रेन परिचालन से सुनसान पड़े धनबाद जंक्शन के फिर से गुलजार होने की संभावना बढ़ गई है। उसमें एक स्पष्ट एड्रेस उस व्यक्ति का जहां वो जा रहा है, जहां जा रहा है वहां का एड्रेस, एक स्पष्ट मोबाइल नंबर, जहां का आवासीय पता है वहां का पिन कोड, इन सारे डिटेल्स को, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, उन सारे डिटेल्स को हम लोग सिस्टम में ही फीड कर दे रहे हैं, ताकि अगर धनबाद के कतरास तिलाटांड में बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना जांच के लिए विशेष कैंप लगाया गया है, लेकिन जांच के दौरान 2 बीसीसीएल कर्मी के नाक से खून निकलने लगा, जिसके बाद बीसीसीएल कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। बाद में मौके पर पहुंचे बागमारा बीडीओ और कतरास थानेदार ने बीसीसीएल कर्मियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद फिर से जांच शुरू हुई। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।